देखो इसमें क्या था, मेरा बेसिकली ये था कि जब मैं इसको चालू कर रहा था उससे पहले का अगर मैं बात करूं तो 2014, 13, 15 ये जो टाइम था, ये आईपीएल का बहुत ज्यादा क्रेज काइंड ऑफ इस टाइप का टाइम था। तो हमारा भी उस टाइम पे आईपीएल का बड़ा वो रहता था कि इंडियन प्रीमियर लीग है वो 2 महीने आएगी, और मतलब बहुत ज्यादा। अब जो चीज थ्राइव करेगी इंटरनेट पर वो ई कॉमर्स थ्राइव करेगा। तो क्योंकि इसमें दो तीन ऐसे मोड है जो कि नॉर्मल। तो नमस्कार दोस्तों, टॉक्स विद प्रांशु में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद है यूट्यूबर यश तिवारी। दोस्तों, जब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था माय क्रिकेट प्रोडक्शन के नाम से, जब भारत में एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल था जो क्रिकेट के बारे में जानकारियां दे रहा था। अगर आप भी 0 सब्सक्राइबर से लेकर लाखों सब्सक्राइबर तक गेन करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यश भैया, स्वागत है आपका टॉक्स विद प्रांशु में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले शुरुआत, हमारा पहला सवाल यह रहेगा कि 2016 में आई थिंक आपने स्टार्ट किया माय क्रिकेट प्रोडक्शन, राइट? तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने स्टार्ट किया? क्योंकि 2016 में इतने नेट की कमी थी और इतने लोग अवेयरनेस भी नहीं थे यूट्यूब के वीडियोस के लिए। तो जरा 2016 की पास्ट की बातें बताओ आप कि कैसे यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया। देखो इसमें क्या था, मेरा बेसिकली ये था कि जब मैं इसको चालू कर रहा था उससे पहले का अगर मैं बात करूं तो 2014, 13, 15 ये जो टाइम था, ये आईपीएल का बहुत ज्यादा क्रेज काइंड ऑफ इस टाइप का टाइम था। तो हमारा भी उस टाइम पे आईपीएल का बड़ा वो रहता था कि इंडियन प्रीमियर लीग है वो 2 महीने आएगी, और मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, क्रिकेट देखने में, खेलने से ज्यादा। तो वो एक था कीड़ा कि क्रिकेट में अगर आगे कुछ मौका मिला तो कर सकते हैं ऐसा वैसा। लेकिन फिर वो क्या रहता है ना, जब कॉलेज वॉलेज में एंट्री रहती है फिर समझ में आता है कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं, और आपको इवेंचुअली जाके पढ़ाई लिखाई करनी है और आगे जाकर जॉब करनी है, ये एक सेट पैटर्न सबका होता है। तो वैसे ही मेरा भी था। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग के टाइम में, जैसे 2016 के टाइम में, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी इसमें दिखी, क्योंकि वो ऐसा टाइम था, उस समय जियो की स्टार्टिंग हो रही थी। अच्छा। और जियो उस टाइम आपको याद होगा पूरे इंडिया में फ्री में नेट, वो दौर था जब जियो चालू हो रहा था। एंड वो मेरे को समझ में आया है, क्योंकि जियो से पहले क्या होता था कि जब आप नेट भी देख रहे हो, इंटरनेट भी देख रहे हो, फेसबुक था उस समय, इंस्टा भी इतना कोई पॉपुलर नहीं था, तो आप इंटरनेट पर मोस्टली लोग जो थे, बिकॉज लिमिटेड डेटा आपके पास होता था, तो मोस्टली लोग क्या करते थे कि मीम्स और फोटोज उस पर बहुत बड़ा मतलब फोकस रहता था। लेकिन जियो ने क्या करा, वीडियो को जो है, वीडियो कंटेंट को लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचाने लगे। और उस समय मैंने एक चीज नोटिस की, जो मेरे फ्रेंड लोगों के साथ भी, कि ये लोग जो कुछ दिन पहले तक मीम्स ज्यादा देख रहे थे, तो वो मीम्स तो उसी तरह से देख रहे थे, लेकिन अब क्या होने लगा, मीम्स के साथ साथ, क्योंकि उस समय मीम्स बहुत पॉपुलर थे और वो था, वीडियो फॉर्मेट पे भी कंटेंट यूट्यूब पर लोग देखना चालू हो गए। तो वहां से मेरे को लगा कि यार इसमें आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने देखा बहुत सारे उस समय, अब तो क्या काफी यूट्यूबर्स हो गए, लेकिन उस समय बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कंटेंट बना रहे थे। और आई थिंक क्रिकेट का भी आपका पहला ही था। हाँ, क्रिकेट का मेरा पहला चैनल था ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें पहली बार क्रिकेट का कंटेंट स्टार्टिंग करी हमने। और 2016 के एंड में मैंने अपना पहला चैनल बनाया। फोकस यही था कि आईपीएल की जो न्यूज है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को अगर आईपीएल में इंटरेस्ट है, तो मेरे को लगता था कि हाँ, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉपर आईपीएल में बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो वहां से फिर मैंने चालू किया कि चलो आईपीएल की जो है अपन करते हैं, और फिर उस हिसाब से फिर मैंने चालू किया कि चलो वीडियोस बनाना चालू करते हैं। तो वहां से ख्याल आया कि हो सकता है यहाँ पे कुछ मिल जाए। अच्छा, दूसरी चीज ये थी उस टाइम कि बहुत सारे लोगों को ये बिलीव ही नहीं था कि आप इससे कुछ अर्न कर सकते हो, ये या वो उस टाइप की चीज है। तो मेरा जो स्टार्टिंग में इसमें फोकस था, वो मेरा कभी ये था ही नहीं कि मेरे को इससे अर्न करना है। मेरा ये था कि इसमें मेरे को कंटेंट देना है, और वहां से फिर वो मैंने शुरुआत करी कि यार ये चीज है, ये न्यूज है, हो सकता है लोगों को अच्छी लग जाए। तो बस वही था, एक सीधा कंसेप्ट। आपको ये पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है? नहीं, यूट्यूब से अर्निंग होती है ये मेरे को साल 2014-15 के आसपास पता था। हाँ, ये चीज मेरे को पता। चैनल खोलने से पहले आपने सारी रिसर्च कर ली? नहीं, रिसर्च नहीं, ये तो एक मतलब कॉमन चीज थी कि अगर कोई यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है रेगुलरली, जैसे उस समय बहुत चैनल थे, मुंबई का निखिल और ये लोग उस समय भी बनाते थे लोग। तो 2015 याद होगा, प्रिसाइज 2014-2015। तो ये तो था कि यार ये लोग बना रहे हैं, तो ये कोई वैसे तो बना नहीं रहे हैं, विदाउट फ्री में तो कोई कुछ करेगा नहीं, तो वो चीज थी। लेकिन
हाँ, ये नहीं पता था कि इतने का इतना आएगा और इससे ऐसा होगा, और कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज थी कि भाई आप यूट्यूब पर जाओगे तो आप जो है अर्न कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फिगर दिमाग में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे ये बताइए कि 2016 में आपने जब वीडियोस बनाई, तो उस समय वीडियोस और इस समय जो वीडियोस बनाते हो, इन समय आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में, जो आपको ऐसा लगा कि अरे यार यूट्यूब क्यों बना लिया हमने? नहीं, देखो, कोई भी फील्ड में आप जाते हो तो आपको हर 7-8 दिन के बाद एक बार ऐसा लगता है कि मैं गलत जगह पर हूं। तो वो तो हर फील्ड का एक रहता ही है, आप कुछ भी कर लोगे, आप आईएएस बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो वो चीज तो है, लेकिन वो धीरे धीरे अडॉप्ट होती है लाइफ में कि जब आप धीरे धीरे आप उस चीज को करते रहते हो रेगुलरली, धीरे धीरे आपको उसके बारे में पता भी लगने लगता है। अब शुरुआत में ऐसा था कि शुरुआत में तो कोई कैमरा होते नहीं थे, ये सारी चीजें कुछ थी नहीं, तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मैं वॉइस ओवर करता था, कोई इस टाइप की वीडियो नहीं होती थी, वॉइस ओवर से वीडियो स्टार्टिंग मैंने इंग्लिश में की थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग इंग्लिश कंटेंट बना रहे थे उस टाइम पे, तो स्पोर्ट्स नहीं, क्रिकेट नहीं, दूसरे ऐसे न्यूज चैनल थे जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते थे। तो उस समय प्रॉब्लम मेरे को ऐसी समझ में आई थी उस टाइम स्टार्टिंग में कि माइक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर कंटेंट किंग है। अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा हो तो फिर कोई भी चीज मायने नहीं रखती यहाँ पे, और अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है, अगर जैसे कि न्यूज है, तो अगर आप लोगों को न्यूज पहुंचा रहे हो तो वो कुछ भी देख के आपकी न्यूज देखने आया है, तो वो बहुत बेसिक चीज थी कि यार न्यूज अपने को पहुंचाना है, तो अगर अपन न्यूज पहुंचा रहे हैं तो अपने को ये चीज चाहिए। हाँ, जैसे जैसे की ग्रोथ हुई इंडिया में, कंटेंट क्वालिटी पे लोगों ने बहुत ज्यादा फिर वो करना चालू किया, और फिर कंटेंट क्वालिटी धीरे धीरे करके जैसी होती गई वैसे हमने भी। तो उस समय तो इतने मोबाइल वगैरह थे, तो फिर कैसे मतलब वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी एक मायने रहती नहीं, मेरे पास उस समय रेडमी का एक फोन था, उससे ही मैंने बनाना स्टार्ट किया था, और उससे एडिटिंग? हाँ, उसी से सारी एडिटिंग होती थी। मैंने स्टार्टिंग के 4 साल तक इवन फोन से ही सारा काम किया है। अच्छा। तो अभी मतलब 2016, 17, 18, 19, इवन 19-20 तक भी मैंने जो है फोन से ही सारा काम किया है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे वो एडिटिंग, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर अपना उस तरह से लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है उसको वैसे ही रखा जाए रॉ। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि फिर कंपटीशन की एंट्री और क्वालिटी की एंट्री ये सब होना चाहिए। अच्छा, आपका पढ़ाई में फोकस कितना लेवल तक का था? नहीं, पढ़ाई में मेरा पूरा फोकस था, जैसे स्टार्टिंग हुई तो 12th तक भी मेरा पूरा फोकस था, क्लास में भी अच्छे नंबर थे, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई से तो मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई वो रुझान ना हो और उसकी तरफ बिल्कुल झुकाव ना हो, पढ़ाई बिल्कुल था कि हाँ पढ़ाई ही करनी है। लेकिन कॉलेज के टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने 1-2 साल गैप लिया, 1-2 साल 2-3 कॉलेजेस को छोड़ा, वहां से मेरे को समझ में आया कि आप ये पढ़ाई इवेंचुअली कर इसलिए रहे हो क्योंकि आप को एक कैरियर बनाना है। तो और दूसरी चीज मेरे को थोड़ा सा समझ में आया सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम या इसके बारे में, कि ये मतलब बहुत ज्यादा एक बेसिक सा सिस्टम है कि भाई आपको एक किताब पढ़नी है, उस टाइम उसका कोई रोल आगे जाकर करियर में नहीं था। तो मेरा एक यही था, 12th के बाद से ही फिर मेरे को समझ में आने लगा कि यार पढ़ाई तो अपनी जगह है, वो तो करनी है, और वो मैंने की भी कंप्लीट, लेकिन इवेंचुअली आपको आज से 5-6 साल बाद जब लोग देखेंगे तो वो इसलिए देखेंगे कि आप कर क्या रहे हो। वो चीज मेरे को उस समय मेरे को ऐसा लगा 12th के बाद से, और इवेंचुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में था कि मेरे को समझ में आया कि आपको जब 5-6 साल बाद लोग देखेंगे तो तब आपको वो देखेंगे कि भाई आप पढ़ाई वढ़ाई कोई नहीं देखेगा, वो ये देखेगा आप कर क्या रहे हो, तो कमा कितना लेते? कमा कितने। तो वो बेसिक आपका समाज ही ऐसा चलता है और वो दुनिया का समाज ऐसे ही चलता है। तो वो लॉजिक आया दिमाग में, इसलिए थोड़ी सी लगा कि अब अपने को क्योंकि करियर बनाना है तो कुछ ऐसा बनाओ जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, जिसमें थोड़ा दिमाग चले। स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग फील्ड थी तो फिर उसमें इतना चला भी नहीं, समझ में भी आ गया कि यार ये तो शायद लंबा नहीं चला पाऊंगा, तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई तो की पर इतना फोकस तब हुआ 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद आप ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स तो बोला होगा ना कि यार अच्छे से पढ़ ले थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था स्टार्टिंग से, और मम्मी ने कभी नहीं बोला, मैंने 1-2-3 कॉलेज छोड़े, मम्मी ने कभी नहीं बोला कि कॉलेज क्यों छोड़। तो वो चीज थी, एक घर से सपोर्ट तो था,
क्योंकि ये चीज रहती है कि अगर आपको घर से ही बिल्कुल जीरो सपोर्ट हो हाँ। तो फिर आप सोचते हो यार कैसे छोड़ा जाए। नहीं, हम लोग आमतौर पर देखते हैं ना कि पहले बोलते हैं कि पहले नौकरी कर ले, फिर थोड़ा पैसा कमा लेना, फिर यूट्यूब चैनल तो चला ही रहा है, या साथ में यूट्यूब चैनल भी चला गए, उसकी नौकरी पे चले जा। तो ये सब मैनेज करना बहुत कठिन है। तो इसको अब बंदा कैसे मैनेज करेगा? वो सोच रहा है कि मुझे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, अब उसने क्रिएट भी कर लिया, वो वीडियोस बना रहा है, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण वो कहीं ना कहीं वीडियोस पे ध्यान नहीं दे रहा। तो वो उस मैनेज कैसा करेगा? नहीं देखो, इसमें मैं मतलब थोड़ी सी हार्श बात जरूर होगी, पर मेरा मानना यह है कि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनको आपको देखना चाहिए। तो कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। पहली चीज कि आप कर रहे हो तो आप सक्सेस हो ही जाओगे, उसकी कोई गारंटी वहां पे नहीं है। दूसरी चीज, आजकल क्या है कि अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हो जॉब, तो वहां भी आपको कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो एक चीज आपको सत्यता उसको अपनाना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप कितने दिनों तक इसको अपना देकर विदाउट एनी अर्निंग काम करना। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 7-8 साल विदाउट एनी अर्निंग इसको अपने दे सकते हो तो आप यूट्यूब करो। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, मेरे को है फैमिली प्रेशर है, बिकॉज कंडीशंस भी आपकी फैमिली की ऐसा होता है, कंडीशन बन जाती है हाँ, कि आपको जॉब का दूसरे लोग कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी क्या आप भी करो। और तीसरी बड़ी चीज जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मान लो यूट्यूब कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले अपने आप से बहुत ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा कि भाई मैं ये जो समय दे रहा हूँ, क्या मैं इसमें सचमुच इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ दुनिया की एक उसमें आकर के करना है तो उसमें फंस के बस करे जा रहा हूँ और मैं उसमें मेहनत नहीं कर। क्योंकि इवेंचुअली मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है और आंख से कि फील्ड जरूर चुन ली है और बताने के लिए कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, या कोई भी फील्ड जरूर चल रही है, लेकिन उसमें अपना 100% दे नहीं रहे। और उसके बाद कंडीशंस को आप दोष दोगे कि यार मेरी तो कंडीशन ऐसी थी तो मैं नहीं कर पाया। अब जैसे मैं था तो मैंने अपने यूट्यूब को अपना पूरा डेली के 12 से 14 घंटे उसको दिए। अच्छा, स्टार्टिंग में ना कहीं जाना ना कुछ, क्योंकि उस समय वीडियो एडिटिंग भी खुद करना है, वीडियो शूट भी खुद करना है, सब कुछ खुद ही करना है आपको। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करेगा, वो भी फोन से करना है, कोई ऐसी हेल्प नहीं है आपको, वो खुद ही करना है। तो अगर आप इस कठिन रास्ते पे चलने के लिए जेन्युइनली तैयार हो, ईमानदारी से, तो ही आप करो। अदरवाइज कोई वो सेंस नहीं है आप एक तरह से अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। तो ये चीज रहती है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर देखो कमा तो आदमी कूड़े से भी रहा है ना, तो कमाई तो ऐसा है कि कचरे से भी आदमी कमा लेगा, कूड़े से लोग करोड़पति बने हुए हैं। लेकिन आप वो काम को किस तरह से कर रहे हो वो मैटर है। अगर आपको भरोसा है कि आप कुछ कर रहे हो और है कि भाई आप 100% डेडिकेशन से कर रहे हो, सही में आप अपने से ईमानदार हो, स्वयं से, दुनिया से नहीं, स्वयं से ईमानदारी सबसे बड़ी, तो फिर आप उसमें सफल होगे, उसको आप कोई नहीं रोक सकते। लेकिन 8-10 साल आपने जो बताया कि 8-10 साल देना, तो ये देना ही तो बड़ा कठिन है कि कैसे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आप जितने ईमानदार हो, भगवान आपको उतना रिजल्ट उस तरह से देता है। जितने हार्ड वर्किंग हो, भगवान आपको उस हिसाब से रिजल्ट देता है। चाहे वो कोई भी फील्ड में, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड में जाओगे, अगर आप ईमानदार हो, मेहनत कर रहे हो, उस फील्ड में लगे हुए हो, तो आपको ऊपर देता है। और स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आने लगता है हाँ भाई इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, या इसमें यार आगे गाड़ी चली जाएगी, ऐसा सब समझ में आने लगता है। इंटरेस्ट आ रहा है मेरा और मैं 100% मतलब सारी मोह माया छोड़ के दुनिया की मैं इसमें लग जाऊंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं गेट से बाहर क्या हो रहा है ना। तो वो चीज जब तक आप अपने दिमाग के अंदर नहीं चलाओगे, तो वो एक पल होता है 4-5 साल का, जो अगर आप दे देते हो तो आगे फिर आप शॉर्ट कर लेते हो। अभी ऐसा आपने बोला कि गेट के बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं देखना, तो कैसे फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना आपको कई लोग बोलते हैं अरे यार वो तो नहीं। देखो, तो वो लोग बोल रहे हैं तो उससे आपको कुछ नुकसान हो रहा है। हाँ, तो वो है ना भाई, दिखती बात है। अगर आपको उससे नुकसान हो रहा हो तो बात अलग है। दूसरी बड़ी चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सोसाइटी से कट जाओ, बिल्कुल लोगों से बात ही मत करो, लेकिन वो जो जीवन का 3 से 5 साल का समय है, आपसे सिर्फ जो जिसको बोला आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, ऊपर वाला वो समय मांग रहा है। 12th तक तो आपके हाथ में कुछ नहीं, वो आपको जो डाल दिया स्कूल में वही करना है, मोस्टली बहुत ज्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो समय रहता है 12th के बाद से लेकर 3-4-5 साल का समय रहता है, उसमें आप चाहे जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करो, या किसी बिजनेस के लिए प्रिपेयर करो, वही समय आपसे मांगा जा रहा है। आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन भर दुनिया से कट जाओ, तो फिर तो आपका रहने का ही कोई मतलब नहीं।
रह ही क्यों रहे हो। लेकिन हाँ, वो जो समय उसमें आप अगर फोकस हो जाते हो, तो मैंने मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि अगर उस समय पे कोई व्यक्ति फोकस हो तो उसके बाद की लाइफ उसमें भले ही वो कुछ भी करे, लेकिन वो समय जो रहता है वो आपको बहुत ज्यादा देखे जाता आप स्पिरिचुअलिटी में है। रिलीजियस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि कोई शिव भक्त रहता है, कोई दुर्गा भक्त रहता है, तो आप में मतलब नहीं, क्या बजरंग बली हनुमान जी से शुरू से ही रहा है। तो मतलब मेरा कि मेरे को रोज चलना है और मंदिर जाना है, और वहाँ बैठता था 15-20 मिनट, अपना जो भी अकेले ही जाता था और फिर अकेले ही लौटता था। यही मेरा एक रूटीन था, वो डेली का। नॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब कुछ नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं, हाँ ऐसा कोई स्पेशल नहीं, या कोई ऐसा नहीं कि ये पहन लिया या ये कुछ था कि भाई अपने को साथ अपना भगवान है, और बस यही था। अच्छा। अब मुझे आप ये बताइए कि एक बंदा जो है उसको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, वो उसकी नीच कैसे ढूंढे, उसके टारगेट ऑडियंस कैसे आए, मतलब यूट्यूब के बारे में कुछ टिप दीजिए हमारे ऑडियंस को, जो मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो उसको लाखों सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचे। देखो, इसमें क्या है ना, कई चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि आपका पर्टिकुलरली इंटरेस्ट कहाँ पर है। मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं क्रिकेट के बारे में बात करूं, मेरे को ये इंटरेस्ट था कि जब क्रिकेट मैच से ज्यादा स्टार्टिंग का जो 1 घंटा वो जो बात, और एंड में जैसे आईपीएल मैच खत्म होता था तो उसके एंड में 1 घंटे की वो जो बातें करते हैं, वो मेरे को सुनना ज्यादा पसंद। अच्छा। तो ये जो चीजें हैं ये आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करती है। तो मैं मतलब बिलीव नहीं करोगे आप कि लोग मतलब हंसते भी थे कि यार ये क्या है, पर वो मेरे को अच्छा लगता था उनकी बातचीत। तो ये चीज रहती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, यूट्यूब पे आप क्या नीड चुन रहे हो, वो आपके इंटरेस्ट पे ज्यादा बहुत ज्यादा निर्भर करती है। क्योंकि अगर आपकी कोई इंटरेस्ट है तो आप उस पर लंबा चल सकते हो। मेरे को अगर फिल्मों का, बॉलीवुड का इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें लंबा नहीं खेल सकता, लंबा नहीं चल सकता। मैं मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, अंदर से हर व्यक्ति अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति का किसी फील्ड में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो बैठ के 24 घंटे पॉलिटिक्स की बात कर सकता है। मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जो कर सकता है तो उसको फिर ऑडियंस मिल जाएगी। ये ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंटली कितनी वीडियोस डाल सकते हो, आपके व्यू पॉइंट कितने स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर, और तीसरी चीज जो बहुत मायने रखती है कि आपका ऑडियंस कितना बड़ा है। अगर आप लोकल लेवल पे बात करो, जैसे कि मान लो कि आप किसी विलेज में रहते हो और अगर आप विलेज की, गांव की रोजमर्रा की आप न्यूज चला रहे हो, तो आपके ले दे के ऑडियंस 2000 लोगों की। कोई दूसरा गांव जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है वो तो आपके गांव की समस्या देखेगा नहीं ना, उसकी वीडियो देखेगा। तो ये एक हो गया कि आपकी ऑडियंस लिमिट हो गई। यहाँ से अब आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत लंबी नहीं जाएगी, वो लिमिट हो गई आपकी ऑडियंस। अब आप कुछ भी कर लोगे तो आप उसमें बहुत बड़ा कुछ लंबा नहीं खेल सकते। आपकी कितना बड़ा आपका चैनल बनेगा ये आपका कंटेंट डिसाइड करता है। जैसे मेरा कंटेंट क्रिकेट का, तो क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन 6-7 तो ऐसी कंट्री है जहां पर रेगुलरली लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें देखा जाएगा। अगर आप बॉलीवुड का कंटेंट, तो बॉलीवुड के ऊपर अगर आप रिव्यूज दे रहे हो, अगर आप तो वो चीज ऐसी है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाएगी, और इंडिया में तो उसका बहुत ज्यादा क्रेज है। अब हाँ, अब आप बोलोगे कि इस पे बनाया जाए, तो इस पे देखो, इस पे फिर क्या है ना, चौथी चीज आ जाती है कॉम्पिटिशन। यूट्यूब पे वही बात है सीधी कि एक साड़ी की दुकान है और मान लो कि पूरा शहर उससे खरीद रहा है, तो वो एक साड़ी वाला तो करोड़पति बन जाएगा। अब वहां 30 साड़ी की दुकान खुल गई सबने देख के, तो अब सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज भी है यूट्यूब पे, क्योंकि ऑडियंस अब अपने पीक पे पहुंच चुकी, इससे ऊपर कहाँ जाएगी, और सबके अपने अपने चैनल बन गए सब। तो ये चीज है। भी पहले क्या था, 2016 के समय पे ये ग्रो कर रहा, अब ये स्टेबिलिटी पे आ गया है, और अब सब लोग अपने अपने हिसाब से जिसको जहां जाना होता है वहां जाकर देखता है। तो ये चीज अभी पता लगा कि आप ई कॉमर्स भी कर रहे हैं कुछ। हाँ, ई कॉमर्स मैंने स्टार्ट किया। तो वो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। अब कोई बंदा है जो ई कॉमर्स भी देख रहा है वीडियो, उसको ई कॉमर्स तो कहाँ से स्टार्टिंग करें, कैसे कैसे, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी सारी चीज़ों की। देखो, ऐसा है कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब तो बहुत बढ़िया मेरे लिए चला, मेरे लिए काम किया। लेकिन क्या रहता है कि जब ये यूट्यूब शुरू हो रहा था उससे पहले कुछ और था। यूट्यूब जब वो 2016-17 में जब नेट आया, फ्री में नेट मिला, तो लोगों ने नेट खर्च करना वीडियो पे शुरू किया। तब ऑनलाइन बिजनेस कुछ और था, वो था कंटेंट क्रिएशन। है कि कंटेंट क्रिएशन
क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा हो गए, संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब जो चीज थ्राइव करेगी इंटरनेट पर वो ई कॉमर्स थ्राइव करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो तीन ऐसे मोड है जो कि नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन में नहीं। अगर कोई व्यक्ति आज चाहे कि उसको कंटेंट क्रिएट करना है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी, तो उसके लिए खर्चे बिल्कुल ना के बराबर है। उसके पास जो खुद की स्किल है बस उसको यूज करना। लेकिन इस पर्टिकुलर लास्ट 3-4 साल ने ई कॉमर्स के दरवाजे खोल दिए। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले आप जब ई कॉमर्स कोई भी वेबसाइट पर कुछ खरीदने जाते थे तो व्यक्ति डरता था, अरे यार मेरे पैसे जाएंगे, क्या होगा, आएगा कि नहीं। ये डर अब इंडिया में खत्म हो चुका है। तो आने वाले 10 से 15 साल ये स्टार्टिंग हो रही है, आने वाले 10 से 15 साल हिंदुस्तान में ई कॉमर्स। तो अगर कोई व्यक्ति आज, जैसे मैं हूं, क्योंकि मेरे को वो 7 साल पहले उस समय अपॉर्चुनिटी को ग्रैब, तो यूट्यूब अच्छा चला, एकदम से ग्रोथ हुई, लास्ट के 2-3 साल में स्टैंड स्टिल हो गई, इतनी तेजी से नहीं है। अब जो ग्रोथ होगी वो ई कॉमर्स में होगी, इसलिए हमने उसको स्टार्ट किया है। आप कोई भी फील्ड देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है ऑनलाइन, तो आप ई कॉमर्स को भी एक विकल्प जरूर मानिए। मतलब कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो देखो ऐसा रहता है कि वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो उसमें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो, आप चाहो तो उसमें आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो, आप चाहो तो 1 लाख की कर दो, 50,000 की कर दो। अब जैसे अभी हम हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये मेंस की जो चीजें होती है, मेंस के जो ब्रेसलेट्स होते हैं इमिटेशन के, उसके मार्केट में हमने एंट्री की। तो वो हमारे को ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि इसमें अपन एड्स भी बना सकते हैं, एड्स भी चला सकते हैं, इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें एंट्री ली। चीजें बहुत है, आप कोई भी चीज कर सकते हो। आप मेंस के, वुमेन्स के सन ग्लासेस हो गए, कोई भी चीज उठा के आप उस पर कुछ भी काम कर सकते हो। ई कॉमर्स इतना बड़ा है, और जो सबसे बड़ी चीज ई कॉमर्स में है कि आपको बहुत कम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि यूट्यूब आप कभी भी एंट्री लोगे तो वहां पर आप पहले दिन से कंपटीशन देखोगे। अब कोई व्यक्ति को 1 लाख लोग रोज देखते हैं, आप उसकी ऑडियंस को कितना तोड़ पाओगे, कब तक, कैसे तोड़ो, मुश्किल है, क्योंकि सेटअप हो चुका है। अब जो स्टार्टिंग थी उस समय एक सेटअप नहीं था, अब एक सेटअप हो चुका है। तो ये अंदर की बात, एल्गोरिथम, ये चीजें एक तरफ है। मेन चीज ये है कि जो बेसिक चीज है कि कहीं भी कंपटीशन आ गया है, और वो कंपटीशन किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री लेने में मुश्किल होती एक रैपिड फायर होके। ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? आप अपने स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि आपने बताया आपने ई कॉमर्स चला रहे हो, फिर यूट्यूब का भी, तो नहीं, देखो स्ट्रेस और जो प्रेशर है, मतलब दिमाग पे मेनली बात करूं, लोड जो आपको पड़ रहा है, आप चार काम करोगे तो वो होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीज स्वाभाविक है। और मेरे लिए तो चीजें, इस पर्टिकुलर सवाल का मेरे लिए तो जवाब ये है कि मैं हर चीज को मान के चलता हूँ। अगर कोई कुछ दिमाग पे प्रेशर या स्ट्रेस आ रहा है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऊपर वाला मेरे से कुछ करवाना चाह रहा है। तो बस मेरा तो एक ही गणित होता है कि अगर कोई चीज हुई है, अगर वो गलत हो गई, अपने खिलाफ हो गई, तो अपन ये मान के चलो कि भगवान की मर्जी। अगर आप ये एक चीज मान के चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू हैव टेकन? रिस्क की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने 12th की, उसके बाद मैंने ग्वालियर गया, वहां से लौटा, ये सेम इंजीनियरिंग के लिए। फिर आर्किटेक्चर का कोर्स मैंने किया था, तो उसके लिए मेरा एक उसका एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया का, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो उसमें मेरे स्कोर काफी अच्छे थे, तो मेरे को ग्वालियर का कॉलेज मिला, एमईटी यूनिवर्सिटी। खैर वो प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन वहां गया तो मेरे को समझ में आया थोड़ा वर्क कल्चर अच्छा नहीं है और ये सब। तो वहां से मैं लौटा, फिर 1 साल मैं घर पे रहा, फिर उसके बाद मैं इंदौर गया और वहां भी मैंने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग छोड़ी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एकदम से जो आपने पाथ चेंज किया और एक फैसला लिया, वो एक रिस्क टेकिंग। क्योंकि कोई उस समय ऐसा पल होता है कि आप कॉलेज में हो और यहाँ पर आप 4-5 साल बैठे रहो, है ना, पढ़ते रहो, वहां पे आप निकालते रहो सेमेस्टर, और जॉब लगने की लाइन में अब आप हाँ सोचते रहो कि अब जॉब लगना। तो वो जो चीज थी उसको छोड़कर अब आपने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है कि अब आपको यूट्यूब पे वीडियोस करनी है। तो वो एक, मेरे को लगता है कि वो एक चीज थी जो कि एक रिस्क थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मोस्ट यूजलेस टैलेंट? यूजलेस टैलेंट तो वो आजकल, वो ये आजकल का टैलेंट जो है कि भाई रील देखना और दोस्तों को भेजना, आपके पास है टैलेंट? वो तो सबके पास हो गया है आजकल।
पर वो है कि उसको वो एक टैलेंट ही है कि आपके दोस्त आपकी रील्स पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि पसंद नहीं करते, मतलब हाँ, देखते ही नहीं है। हाँ, यार इसने मुझे देखो मत, क्या है हाँ, क्या। तो वो आप दूसरा आपको भेज रहा है, फिर हाँ। आपको उसको ये टैलेंट जो है सबसे यूजलेस है, और ये जिसके पास भी ये टैलेंट डेवलप हो रहा है उसको अभी छोड़ देना है। सही है। व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर? बिगेस्ट फेल्यूर तो ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा है नहीं फेल्यूर की कहीं फेल हुए हो। बाकी हाँ, मैंने यही कॉमर्स में पहले भी बहुत कोशिशें करी एंट्री लेने की। टी शर्ट का बिजनेस भी एक बार चालू किया था बहुत पहले, तो वो नहीं चला था, उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो एक बहुत बड़ा फेल्यूर रहा अभी तक। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज वन थिंग यू रिग्रेट? रिग्रेट तो यार ऐसा था कि एक चैनल था मेरा, तो उस टाइम मेरे काफी सब्सक्राइबर हो गए थे, बट उस पर मेरे को फेक स्ट्राइक आई। अच्छा, किस चीज का? ये सेम से क्रिकेट। क्रिकेट का ही। तो मेरा जो पहला चैनल था जो मैंने 2016 में बनाया था, उस पर स्ट्राइक आ गई थी, और उस समय मेरे को नॉलेज नहीं था कि आपको स्ट्राइक से डील कैसे करना। ओके, तो ये और चीज बता दीजिए, अगर किसी के चैनल पे स्ट्राइक आ गई तो कैसे उसे डील करें? नहीं, डील ऐसा होता है, देखो अगर आपके पास जेन्युइन स्ट्राइक आई है तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको को पता हो जाए कि ये स्ट्राइक जेन्युइन नहीं है, उसके तरीके बहुत होते हैं। अब तरीके ऐसे होते हैं कि मान लो आपने किसी का म्यूजिक यूज किया तो आपके ऊपर स्ट्राइक आएगी, टी सीरीज का म्यूजिक यूज किया तो आपके पास जेन्युइन टी सीरीज की तरफ से स्ट्राइक आई। तो वो खैर अभी तो यूट्यूब का सिस्टम ऐसा हो गया कि फेक स्ट्राइक आना बंद हो गई। उस समय बहुत आती थी, 2016-17 के टाइम पे बहुत फेक स्ट्राइक्स आती। तो अब तो यूट्यूब बहुत ज्यादा वेरीफाई करता है तभी स्ट्राइक देता है, अदरवाइज आप हर कोई नहीं। तो उस समय ऐसा था कि कोई भी किसी को उठ के स्ट्राइक दे देता था। मतलब अगर आप उठे और आपने एक मेल बनाया और आपने उठाया और अपनी कंपनी अगर आपकी एलएलपी आपने डाली और बोला कि स्ट्राइक दे दो, तो स्ट्राइक यूट्यूब दे देता। तो उस समय मेरे ऊपर फेक आई थी। भाई आज तो ऐसा है, देखो आजकल फेक स्ट्राइक ना के बराबर आती है। आप अगर कुछ यूज करोगे ही किसी का कंटेंट तो ही स्ट्राइक आएगी, अदरवाइज स्ट्राइक नहीं देता है। तो वही मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं उस समय उसको अपील कर देता, लगभग मेरी 100-150 वीडियोस पे एक साथ स्ट्राइक उसने मारी थी, तो अगर मैं उठ के बैठ के एक एक वीडियो को उठा के उस पे सब पे अपील कर देता, तो हो सकता है कि वो मेरा चैनल बंद नहीं होता। वो 80,000 सब्सक्राइबर का चैनल था, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बंद हो गया, फिर नया बना। फिर मैंने ये आपका सेकंड चैनल? ये सेकंड चैनल। अच्छा, पहले वाले में 80 थे, पहले अभी 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, 1.4 1.5। तो यूट्यूब पे थोड़ा एल्गोरिथम को समझा दीजिए आप कि कैसे एल्गोरिथम यूट्यूब का वर्क करता है। देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और प्रिसाइसली अगर मैं बताऊं तो सीधा उसका तरीका है। पहली चीज कि आप किस फील्ड में बताएं। हाँ, तो पहली चीज ऐसी है कि आप क्या फील्ड चुन रहे हो, है ना। तो पहली चीज हो रहेगी कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी, वो डिसाइड ये होगा कि आप फील्ड क्या चुन रहे हो। अगर आपकी ऐसी फील्ड है जो कि ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है ना, जिसको बोलते हैं कि यार क्रिकेट हो गया, जैसे सभी लोग जिससे जुड़ा हुआ कंटेंट सभी लोग पसंद करें, तो पहले तो आपको ये नीश देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर दूसरी चीज ये कि जैसे कॉमेडी, आजकल कॉमेडी कंटेंट का लोग सोचते हैं कॉमेडी, आपको ये चीज अपने आप करनी पड़ेगी कि भैया मेरे कॉमेडी से लोग हंस भी रहे हैं कि नहीं। तो आप अगर 10 लोगों में एक छोटा सा सर्वे कर लोगे, 20 लोगों में ईमानदारी से भैया तेरे को हंसी आई, नहीं आएगी तो वहीं पे बंद करके अपन दूसरी चीज करो। क्योंकि कॉमेडी कंटेंट में यूट्यूब का एक इतिहास है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आदमी जो पटकाता है कॉमेडी में, वो कॉमेडी कंटेंट बनाने के कारण सबसे ज्यादा फेल्यूर होते हैं। तो पहली चीज सबको बताने वाली यही है कि अगर आप कॉमेडी कंटेंट बना रहे हो तो एक चीज अपने से ईमानदारी से पूछ लो कि भैया सच में हंसी आ रही है लोगों को, क्या सच में वो बेंचमार्क जिसको बोलते हैं ना कि दूसरे लोगों का कंटेंट देखकर आपका कंटेंट वैसा है। क्योंकि मेन चीज कंटेंट रहेगी, एल्गोरिथम नेक्स्ट आती है। पहली चीज कंटेंट है, आप क्या बना रहे हो। आप यूट्यूब हो नहीं रहा कि आप कुछ भी बना दोगे और चलने लगेगा। यूट्यूब आज से 3 साल पहले वैसे ही था कि कुछ भी चलता था, पर अब वैसा नहीं है, कॉम्पिटिशन ज्यादा। अब क्या हो गया है कि कंटेंट अगर अच्छा होगा तो ही उतनी रीच आपको आएगी। तो पहली चीज ये है कि आपका कंटेंट ब्रॉड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपके कंटेंट में दम होनी चाहिए, और उसको जांचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने आसपास के 50 लोगों से पूछना है ईमानदारी से, ऐसे लोग जिनको शायद आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हो। हाँ। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के हवाले से पूछवा लो और वो उससे चीज क्या होती है ना कि आपको सपोर्ट करना, अरे भाई बहुत अच्छा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये और वो। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपको एक अलग दुनिया में डाल देती है कि आपके 40 लोगों को पता है कि अच्छा चलेगा, और 40 लोगों के बीच में आप सोच रहे हो बड़ा बना। तो ऐसा नहीं। पहली चीज कंटेंट है। दूसरी चीज ये है कि कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस डालनी है।
और वो कंसिस्टेंसी कुछ भी हो सकती है, वो हर 3 दिन में भी हो सकती है, हर 2 दिन के आड़े से भी हो सकती है, हर हफ्ते में एक वीडियो भी हो सकती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि यार रोज बना रहे हो तो रोज बनाओ। यूट्यूब रीच उस हिसाब से डिसाइड करता है। अगर आप हफ्ते में एक वीडियो बना रहे हो तो आप हफ्ते में एक वीडियो हर हफ्ते बनाओ, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। यूट्यूब आपको हर हफ्ते व्यूज देगा, उस हिसाब से उसकी वीडियो को चलाएगा। तो कंसिस्टेंसी आपको नहीं छोड़नी है, सबसे बड़ी चीज ये है। तीसरी बड़ी चीज, अगर आपको सक्सेस होना है तो जो इसमें फील्ड है, मतलब यूट्यूब के अंदर जो सबसे इजी फील्ड है जिसके अंदर आप एक अच्छा बना सकते हो, वो एक है न्यूज। न्यूज आपकी पॉलिटिकल्स भी हो सकती है, न्यूज आपकी क्रिकेट से जुड़ी भी हो सकती है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी भी हो सकती है। न्यूज मतलब कोई सी न्यूज के कंटेंट में आप इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, टॉपिक ट्रेंड्स होते हैं। एकदम से कुछ होता है तो लोग जाके सर्च करते हैं, तो उससे आपको व्यूज आएंगे और उससे आप अपनी एक ऑडियंस छोटी छोटी धीरे धीरे करके बना सकते हैं। सबसे कठिन फील्ड इसमें रहेगी, वो रहेगी कॉमेडी। अगर आप कॉमेडी कंटेंट बनाते हो तो आपके लिए रेगुलरली कॉमेडी कंटेंट अच्छा बनाना बहुत मुश्किल है, और उस पे सब्सक्राइबर लाना और कंटिन्यूसली उसको चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे मुश्किल है। और मीडियोकर फील्ड की अगर आप बात करो तो टेक चैनल्स हो गए। अब ये टेक चैनल्स क्या है, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचा मैं टेक चैनल बनाऊं, तो वहां पे आपको बहुत भयानक कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये तीन तरीके से यूट्यूब चल रहा है। बाकी फिर म्यूजिक वीडियोस और ये और वो, इसके लिए तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और वो करना सही नहीं है स्टार्टिंग में कि आप म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं और आपको म्यूजिक, है ना। तो ये चीजें हैं। अगर आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम पे करना है तो आपको पहले अपने कंटेंट पे, अपनी फील्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। एल्गोरिथम तो ऐसी है कि भाई जो भी चीज रहेगी, अगर आपका कंटेंट है तो खुद ही वो उसको पुश करे। थैंक यू सो मच जो आप टॉक्सिक प्लान शो में प्रोड्यूसर चैनल पे आए। हैव अ नाइस डे। जल्दी मीटिंग करेंगे एक और। ठीक। तो ये थे दोस्तों यूट्यूबर यश तिवारी। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल पॉडकास्ट लेके आता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे।